नमस्कार। क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हाँ, ये अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, तो चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। हम चार्ज की बिल्कुल बेसिक कहानी से शुरू करेंगे और सीधे गॉस के नियम तक जाएंगे और देखेंगे कि ये सब असल में कैसे काम करता है। तो शुरू किया जाए। जानते हैं, इस एक सवाल का जवाब ही वो चाबी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा दरवाजा खोल देती है। और वो चाबी है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या चीज? इससे ना पदार्थ का एक बेसिक सुपर पावर समझिए। हर एटम में होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर तो ये बैलेंस में रहते हैं, लेकिन अगर कोई एटम कुछ इलेक्ट्रॉन खो दे तो उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर उसे कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बिल्कुल सही, वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। बस इतनी सी कहानी है। ओके, तो हमारे पास ये दो तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनका एक ही सिंपल सा रूल है जो यहां दिख भी रहा है। एक जैसे चार्ज मतलब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दूर भागते हैं। लेकिन ऑपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखने वाला। अब आते हैं चार्ज की पहली बड़ी प्रॉपर्टी पर, क्वांटीकरण। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी है, पर मतलब इसका बहुत सिंपल है। सोचिए, चार्ज ना पैसों की तरह है। हम किसी को 2.5 रुपए का सिक्का तो नहीं दे सकते, है ना? या तो 1, 2 या 5 रुपए का सिक्का देंगे। वैसे ही चार्ज हमेशा सबसे छोटी यूनिट ई के पैकेट्स में आता है। कभी आधा या पौना ई चार्ज नहीं मिल सकता, या तो 1E, 2E, 10E होगा, लेकिन कभी 2.5E नहीं। तो कुल मिलाकर चार्ज के 3 पक्के नियम हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं। पहला क्वांटीकरण, जो हमने अभी देखा। दूसरा है संरक्षण, मतलब चार्ज को ना तो बना सकते हैं नहीं मिटा सकते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे पैसे एक जेब से दूसरी जेब में। और तीसरा है योज्यता, जो कहता है कि टोटल चार्ज निकालना हो तो बस सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलजेब्रा की तरह जोड़ दो। ये तीनों नियम एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ गए कि चार्ज क्या है, पर सवाल ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को मापे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है कूलॉम के नियम की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समझिए सबसे बड़ा नियम है। ये लाइन कूलॉम के नियम का दिल है। पहला हिस्सा तो सीधा है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। लेकिन दूसरा हिस्सा बड़ा मजेदार है, दूरी का वर्ग। इसका मतलब है कि अगर दूरी को डबल कर दिया जाए तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। दूरी 3 गुना तो फोर्स 9 गुना कम। ये फोर्स दूरी बढ़ने पर बहुत तेजी से कमजोर पड़ जाता है। और ये रही वो फेमस इक्वेशन। इसे देखकर घबराना नहीं है, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। F हो गया हमारा फोर्स, Q1 और Q2 हमारे दो चार्ज हैं, और R उनके बीच की दूरी। और वो जो 1/4πε0 वाला हिस्सा है ना, वो बस एक कांस्टेंट है जो सब कुछ बैलेंस में रखता है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। इस फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट है, वो ये बताता है कि वैक्यूम या फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है। लेकिन हर बार इसकी वैल्यू यूज करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम पूरे 1/4πε0 को एक साथ K यानी कूलम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। इससे कैलकुलेशन सच में बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, अभी तक हम दो चार्जेस के बीच की लड़ाई या दोस्ती यानी फोर्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर सिर्फ एक ही चार्ज हो? वो क्या करता है? यहीं पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया। सोचिए, एक चार्ज अपने चारों तरफ एक तरह का अदृश्य इन्फ्लुएंस का जाल फैलाता है। बस यही जाल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम E से दिखाते हैं। अब इसे मापे कैसे? तरीका बड़ा स्मार्ट है। हम एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव जासूस चार्ज, जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, उस जगह पर रखते हैं और देखते हैं कि उस पर कितना और किस दिशा में धक्का लगता है। बस वही धक्का उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए इसका फॉर्मूला है E = F/Q0, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। और हाँ, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ये एक वेक्टर है। अब ये अदृश्य फील्ड दिखेगा कैसे? इसके लिए हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हें फील्ड का मैप समझिए। जैसा यहां दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक सूरज की तरह है जिससे लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज वो एक ब्लैक होल की तरह है जिसमें लाइनें अंदर की तरफ समा जाती हैं। इन फील्ड लाइंस के कुछ पक्के नियम हैं। सबसे बड़ा नियम, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती,
क्यों? क्योंकि अगर वे क्रॉस करती तो उस एक पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती, जो कि इम्पॉसिबल है। और दूसरा वीवीआईपी रूल, किसी भी मेटल यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, मतलब अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होती। ये बहुत काम की बात है, आगे पता चलेगा क्यों। चलिए अब सिंगल चार्ज से आगे बढ़ते हैं और कुछ टीम अप्स देखते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए जरूरी है, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि गॉस के नियम का टिकट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? बहुत आसान है, बस एक पॉजिटिव और एक बराबर का नेगेटिव चार्ज जो बहुत पास पास रखे हैं, जैसे पानी का मॉलिक्यूल। इसकी ताकत को हम डाइपोल मोमेंट P से नापते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये याद रखने वाली बात है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बला है? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए बारिश हो रही है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने एक बाल्टी रखी है, ये हो गई हमारी सतह। अब बाल्टी में कितना पानी इकट्ठा होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि बारिश कितनी तेज है और बाल्टी सीधी रखी है या टेढ़ी। यही तो फ्लक्स है। ये बस ये मापता है कि किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के ग्रैंड फिनाले पर, गॉस का नियम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सुपर शॉर्टकट है। जिन मुश्किल सिचुएशंस में कूलॉम का नियम लगाकर कैलकुलेशन करने में घंटों लगते हैं, गॉस का नियम उन्हें मिनटों में सॉल्व कर देता है, खासकर तब जब चीजें सिमेट्रिकल हों। गॉस का नियम कहता है, अगर किसी चार्ज या चार्जेस के ग्रुप के चारों ओर एक काल्पनिक बंद डिब्बा, मतलब एक गॉसियन सतह बना दी जाए, तो उस डिब्बे से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स सीधे सीधे डिब्बे के अंदर बंद चार्ज पर निर्भर करेगा। बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये अंदर के चार्ज और बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इस नियम के 3 क्लासिक एग्जाम रिजल्ट्स हैं जो सीधे सीधे याद रखने हैं। एक लंबे तार के लिए फील्ड दूरी के साथ कम होता जाता है। एक बड़ी चार्ज की हुई शीट के लिए फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहता है, चाहे पास हो या दूर। ये कमाल की बात है। और तीसरा, एक खोखले गोले के अंदर फील्ड हमेशा 0 होता है, और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सारा चार्ज सेंटर पर रखा हो। चलिए, तो फिर एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट्स पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। तो ये हैं इस चैप्टर के 3 हीरो फॉर्मूले। पहला, Q = Ne, जो बताता है कि चार्ज पैकेट में आता है। दूसरा, कूलोम का नियम, जो 2 चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो एक अकेले चार्ज का दबदबा बताता है। ये तीनों उंगलियों पर होने चाहिए। इस एक बात को दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जब सब कुछ शांत है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। 0 मतलब 0। और ये 0 फील्ड वाली बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। माइक्रोवेव का दरवाजा हो या कंप्यूटर का मेटल केस, सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो एक मेटल का पिंजरा बनाकर अंदर की नाजुक चीजों को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं। तो अब अंत में एक सवाल। हम सब ने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में सीखा। अब सोचिए, एक स्पेसक्राफ्ट जो खतरनाक रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल से भरे स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, उसके अंदर के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बचाया जाता होगा? इसका जवाब इसी विश्लेषण में छुपा है। फिजिक्स वाकई हमारे चारों तरफ है,